नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी परिवार में, जहां पर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 14 आपके रिकमेंडेशन पर, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज को। पहले अगर हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज में हम क्या क्या आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, तो पहले उसको जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में कवर होगा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कुल मिलाकर के 6 टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे और 6 टॉपिक को हम एकदम बारीकी से एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको समझाने का मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा, ताकि हर एक लाइन सीधे आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को जोरदार तरीके से। तो क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर इस परिवार में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एज यू हैव रीड अर्लियर, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि एज यू हैव रीड अर्लियर, आपने पहले पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाई द ऑर्गेनिज्म टू indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid etc। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने के लिए हम इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। और इनको तोड़ने के बाद क्या करते हैं, हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। यानी कि लिखा हुआ है टू डिराइव्ड एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी। देखो भाई, अलग अलग काम करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो आपका एक्सक्रीशन हो, हर कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। तो एनर्जी मिलेगा कहाँ से, तो जो वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, और टूटने के बाद कहाँ से होता है, यहाँ से सिंपलर मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, एनर्जी निकलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन के समय, या फिर कह सकते हैं जो सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ते समय क्या होता है, ये निकलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, C6H12O6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है, ठीक है, जल में टूटता है, और क्या करता है, ये एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। तो यही एनर्जी जो एटीपी है, इसका हम यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं वेरियस एक्टिविटी करने के लिए। और ये जो बना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए आगे की पॉइंट को हम समझते हैं, क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। चलिए आगे लिखा है कि इट इज देयर फॉर एविडेंट ऑक्सीजन हैज अ continuously provide to the cell and carbon dioxide produced by the cell to have released out। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू अगर हम ऑक्सीजन देते रहेंगे तो सेल के अंदर जो वेरियस एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी भी मिलता रहेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते रहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता रहेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो गैस होती है उसको एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम लिख सकते हैं, ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी कैविटी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, प्लेस योर हैंड
ऑन योर चेस्ट, अपने हाथ को अपने सीने पर रखिए। यू कैन फील, आप महसूस करेंगे द चेस्ट मूविंग, अपने दिल के धड़कन को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। यू नो डैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, ये होता है ब्रीदिंग के कारण। हाउ डू वी ब्रीथ, क्वेश्चन है कि हम श्वसन कैसे करते हैं। भाई श्वसन करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऊपर जो बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। आगे बात करते हैं द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। कहने का मतलब एकदम साफ साफ है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उन सभी को नीचे चैप्टर में बताया गया है। लेकिन इससे भी पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपका, मैं बताऊँगा आपको। आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एरोबिक, ठीक है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और एनएरोबिक में क्या होता है ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। तो आई होप जितनी बातें मैंने अभी आपको बताया है इस क्लास में वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अगर हम बात करते हैं थोड़ी बातों को और समझ लेते हैं। हम एक और पॉइंट को कवर करते हैं, उस पॉइंट का नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग। कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं? देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग अलग अंगों से होता है। जैसे इंसानों में रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। मेढक में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। और मछली की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल गिल्स के द्वारा होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होते हैं या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, श्वसन अंगों को। यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लीव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग जानवरों के समूह होते हैं वहाँ पर ब्रीदिंग का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है और वो निर्भर करता है उनके हैबिटाट पर और उनके रहने वाले स्थान पर। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं, जो निचले स्तर के वो इनवर्टिब्रेट होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट जैसे कि स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गए, ठीक है, स्पंज हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वर्म हो गए। ये सभी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता किसके द्वारा है? तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। ठीक है, तो इनके बॉडी सर्विस पर क्या होता है? डिफ्यूजन मेथड होता है। डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म, यानी कि हम केचुआ की बात करते हैं जिसका उपयोग मछली मारने के लिए किया जाता है। यूज दियर मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है, जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बॉडी लेयर पर जो क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है बॉडी पर जो कि नम होता है उसका यूज करते हैं ये रेस्पिरेशन करने के लिए। एंड इंसेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कीड़े में क्या होता है? एक नेटवर्क पाया जाता है ऑफ द ट्यूबल्स जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका इंसेक्ट होता है तो इंसेक्ट में क्या होता है? ट्रैकिया के द्वारा होता है और स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर एंड गिल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? स्पेशल टाइप के वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? हम गिल्स कहते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, जो ज़्यादातर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका उपयोग जो होता है रेस्पिरेशन के लिए वो गिल्स का होता है। और मोलस्का की अगर हम बात करते हैं, जो मोलस्का होता है, वेयर इज मोलस्क वैस्कुलर बैग्स
कॉल्ड लंग्स। तो मोलस्का के अंदर जो वैस्कुलर बैग्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो लंग्स है, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फ्रॉम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इंसान हो गया, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ हो गई, इन सभी के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि लंग्स का यूज करके रेस्पिरेशन होता है। एमंग वर्टिब्रेट्स जैसे फिश हो गया, यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल रेस्पायर थ्रू द लंग्स। जो आपके वो होते हैं, क्या होते हैं, मछली होते हैं, वो गिल्स का उपयोग करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। जबकि अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया, जिसके अंदर आपका मेढक आ जाता है, रेप्टाइल्स जिसके अंदर आपका छिपकली आ जाता है, बर्ड्स जिसके अंदर आपकी पक्षी आ जाती है, मैमल जिसके अंदर इंसान आ जाता है, ये सारे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, एम्फीबिया जैसे हम फ्रॉग की बात करते हैं, कैन रेस्पायर थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन आल्सो। जो एम्फीबिया में मेढक होता है, वो रेस्पिरेशन कर सकता है अपने मॉइस्ट स्किन से भी। तो कुल मिला जुला करके अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा अभी तक, तो अभी तक आपने पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और बॉडी के बीच, उसको ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आपने पढ़ा, तो अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो आपके लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वर्म हो गए, इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ही होता है। उसके बाद अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो इसके ऊपर जो मॉइस्ट क्यूटिकल होता है बॉडी के ऊपर, उसके द्वारा होता है। इंसेक्ट में किसके द्वारा होता है, तो ट्रैकिया के द्वारा होता है, यानी कि गले की जो नलिका होती है उसके द्वारा होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्पेशल वैस्कुलराइज्ड सिस्टम होते हैं जिसको गिल्स कहते हैं। तो गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा होता है, तो गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है वो किस में पाया जाता है भाई, अगर हम बात करते हैं जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे प्राण हो गया। और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जो मोलस्क होते हैं, तो मोलस्क में क्या होता है, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और पानी में पाए जाने वाले कुछ वर्टिब्रेट जैसे मछली हो गई, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। और एम्फीबिया की बात करते हैं, रेप्टाइल की बात करते हैं, बर्ड और मैमल की बात करते हैं, तो इसमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। मेढक की बात करते हैं तो मेढक क्या कर सकता है भाई, गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन कर सकता है, लंग्स के द्वारा भी कर सकता है, और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको आज के इस क्लास में समझाया है, पढ़ाया है, वो सारी बातें आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी क्लासेस परिवार का एक नया हिस्सा बनिए। और आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर से हमारे मोटिवेशन को 4 चांद लग जाते हैं, जिस वजह से मैं वीडियो को बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकता हूं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।